नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस देश में क्रिकेट को लेकर के बहुत ज्यादा लोग अवेयर हैं और क्रिकेट खेल ऐसा हो गया है कि जिसको लेकर के बिहार और देश कहीं भी आप देख लीजिए पूरी दुनिया में, तो भारतीय क्रिकेट को लेकर के बहुत सारी चीजें सीधे तौर पे देखी जा रही है कि भारत ने क्रिकेट को एक अलग मुकाम में पहुंचाया है। वहीं एक दूसरा क्षेत्र भी है पॉलिटिक्स का, जिसको लेकर के कहा जाता है कि जो हिंदुस्तान में और खास करके बिहार से उठ करके जो पॉलिटिक्स होती है, वो पॉलिटिक्स देश दुनिया में देखी जा सकती है। आईपीएल का सीजन चल रहा है और आईपीएल में आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े टीम जो लगातार कई सीजन जीते हैं वो धराशायी हुए हैं और इसी बीच में नई टीमें उभर करके सामने आई हैं। बिहार के पॉलिटिक्स में भी इसी तरह का कुछ हो रहा है और कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल लीग, बिहार पॉलिटिकल बीपीएल जो चल रहा है, उसमें भी बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे दल जुड़ने वाले हैं और बहुत कुछ खेल दिल्ली में रचा जा रहा है। इस पूरी जानकारी को लेकर के बिहार की राजनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से जानने वाले एक युवा हमारे साथ हैं, जिनका परिचय हम आपको बता रहे हैं कि ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है। बिहार में इन्होंने भी एक टीम को बेहतरीन ढंग से लीड किया है और अंततः उसी बीपीएल और आईपीएल को की तरह उन्होंने बिहार में अपना मोर्चा भी संभाला है। आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रहे हैं माधव आनंद जी हमारे साथ हैं और बिहार की पॉलिटिक्स में जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के आज हम इनसे चर्चा करेंगे। ये चर्चा बड़ी और लंबी होगी, इसलिए लंबी और बड़ी है कि इस चर्चा में बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति है क्या होगा, बहुत सारी शंकाएं हैं, संभावनाएं हैं, लोग के मन में है कि क्या ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ इनका एक लंबा समय बीता है और बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं। साथ ही बिहार की अर्थव्यवस्था को भी जानने वाले ये युवा अर्थशास्त्री हैं। इन सारी बातों को लेकर अब हम इनसे बात करेंगे और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बिहार की राजनीति को लेकर के जैसा आईपीएल चल रहा है उसी तरह से कहा जा रहा है कि बिहार में बीपीएल चल रहा है, बिहार पॉलिटिकल लीग। इस लीग में कई टीमें पुरानी हैं जो लगातार जीतती आ रही हैं और नई टीमों के भी इसमें शामिल होने की शुरुआत हो चुकी है। आप बिहार की वर्तमान पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं? क्या बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा कोई परिवर्तन होने वाला है जिसकी दिल्ली में सुगबुगाहट तेज हो गई है? बाबा, पहले मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। जहां तक मेरी जानकारी है उस जानकारी के अकॉर्डिंग आप स्वस्थ है और ईश्वर से कामना है कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए और जल्दी से स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से जो आपकी पत्रकारिता है, पत्रकारिता में और धार आएगी। एक बात मैं बाबा कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा, हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी नाम की अब कोई चीज नहीं है। आपको पता होगा कि पिछले वर्ष ही हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में और उपेंद्र कुशवाहा जी दोनों लोग मिलकर जो है पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में कर दिया। इसीलिए हम लोग अब जनता दल यूनाइटेड के पार्ट हैं और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एमएलसी भी हैं और मैं भी पार्टी का नेता हूं। और आप मुझे देखते होंगे कि पार्टी की तरफ से मैं जितने भी नेशनल चैनल है वहां मैं जैसे पार्टी का पक्ष जैसे रखता हूं। जहां तक आपने अपनी बात कही कि जो बिहार में पॉलिटिक्स अभी चल रहा है, देखिए इस चीज समझने की आवश्यकता है। और आप जानते हैं कि मैं भी कोई भी बात जो है ना, मैं बहुत ही यानी शालीनता से बात रखता हूं और जो वास्तविक चीज होता है वही बात मैं बोलता हूं और उसमें कहीं भी मैं कुछ छिपाने की कोशिश नहीं करता हूं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, देखिए कि ये सरकार जो है पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेगी। 2025 तक का मैंडेट हम लोग को मिला हुआ है और 2025 से पहले ये सरकार हिलने वाली नहीं है। जहां तक आपका जो इशारा है कि गठबंधन में सब कुछ नहीं अच्छा चल रहा है, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। देखिए परिवार की तरह एक गठबंधन भी है, कई तरह के लोग इसमें रहते हैं। एक दो बयानों को अगर ये मान लिया जाए कि एक दो बयान के कारण गठबंधन को नुकसान पहुंचता है, मैं ये नहीं कहता हूँ। दो नेता इस तरह के बयान देते हैं जहां गठबंधन को नुकसान पहुंचता है, लेकिन ये गठबंधन इमेच्योर गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन मैच्योर गठबंधन है। जहां कुछ लोग अगर इस तरह के बयान भी दे देते हैं तो उससे गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के डेट में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी टॉलेस्ट लीडर हैं, टॉलेस्ट लीडर मैं कह रहा हूँ। यानी अगर देखा जाए तो बिहार में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है और पूरे भारतवर्ष में भी मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर वो हैं। और जितनी उनकी क्षमता है, जिस तरह का उन्होंने विकास मॉडल पेश किया है, हम सब लोग जानते हैं पहले की क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति क्या है। बीजेपी के लोग भी इस चीज को जानते हैं कि भाई आदरणीय नीतीश कुमार में जो क्षमता है वो क्षमता किसी अन्य नेता में नहीं है। कोई दूसरा माधव जी, आपने वो सारी बातें बताई जो बिहार की जनता जानती है। बिहार की जनता अब माधव आनंद से ये बात जानना चाहती है
कि जो कुछ भी चल रहा है, जिस खटास की बात की जा रही है, नीतीश कुमार जी अपने घर से उठते हैं और उठ करके तेजस्वी यादव के यहाँ इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं, तेजस्वी यादव को खुद अपने इफ्तार पार्टी में गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं। चर्चा इसकी हो रही है, चर्चा इस बात की होनी चाहिए। और हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि क्या नीतीश कुमार जी सीएए, एनआरसी, इसके अलावा आप कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें क्या उनका रवैया रहेगा, किस तरह से आपकी पार्टी रिएक्ट करेगी? क्या ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा जो बिहार की राजनीति को बदल के रखेगा? देखिए, आपने बड़े खूबसूरती के साथ सारे सवाल आपने पूछ दिया और मुझे पूरा आशा है कि आप ध्यान से मेरे जवाब को भी सुनेंगे। बिल्कुल। आपने बात की कि तेजस्वी यादव जी के यहाँ वो जाते हैं, ठीक है। आपको ही पता था कि रमजान का महीना था। रमजान जो बिहार में सामाजिक सौहार्द है, वो सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए चाहे हिंदू का त्योहार हो चाहे मुस्लिम भाई का त्योहार हो, एक दूसरे के यहाँ आना जाना होता है। और उसी रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी को इनवाइट किया गया और आदरणीय नीतीश कुमार जी वहां गए। अब उसको राजनीतिक चश्मे से देखने वालों को तो आप मना नहीं कर सकते हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी हम लोग के पार्टी के तरफ से, अल्पसंख्यक के जो अध्यक्ष हैं उनके तरफ से जो है जब इफ्तार पार्टी रखा गया तो वो भी आने का काम किए। तो उसको राजनीतिक रंग देना, राजनीतिक चश्मे से देखना, वो जो राजनीतिक चश्मे से देखने वाले हैं वो लोग देख सकते हैं। अब आप जहां तक आपने बात कही कि सीए की बात की, एनआरसी की बात की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, मैं सबका जवाब देता हूँ। देखिए, हम लोग एनडीए के पार्ट जरूर हैं, लेकिन दो पार्टी है, एक बीजेपी और एक जनता दल यूनाइटेड। अगर सभी मुद्दों पे अगर हम लोग की समान विचारधारा रहती तो दो पार्टी की आवश्यकता क्या थी? तो दोनों पार्टी मिलकर एक पार्टी हम लोग बन जाते। मैं आपको डंके के चोट पे कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां मेरी पार्टी का कंसेंट एनडीए बीजेपी की तरफ नहीं रहता है। जैसे आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, हम लोग की पार्टी के दूसरा स्टैंड है। हम लोगों ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप लाना चाहते हैं तो पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन कराइए, स्टेट की जो असेंबलीज हैं वहां से डिस्कशन होना चाहिए, जो धर्म गुरु हैं उन लोगों को जैसे आप लूप में रखिए। जब सबके सहमति से इस तरह की बातें करेंगे और जो छन के निकलेगा उस पे जैसे निश्चित रूप से जेडीयू तैयार हो जाएगी। तो वहां हम लोग का अपना अलग स्टैंड है। अब सीए एनआरसी की बात की, बिहार में सामाजिक सौहार्द बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि बिहार में कभी इस तरह के बड़े दंगे हुए हैं? कभी दंगे नहीं हुए हैं। तो आखिर सीए एनआरसी जैसे बिहार में क्यों लागू हो? हम लोग तो कहते हैं इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जहां घुसपैठिए हैं, जिस स्टेट में हैं वहाँ जो है सो लागू हो। लेकिन बिहार में सीए एनआरसी इसलिए लागू हो क्योंकि केंद्र चाहती है हर जगह लागू हो, यह संभव नहीं है। देखिए, हम लोग 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 पे चलने वाले हैं, जहां हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है इंडिया का, उसके तहत चलते हैं। क्या उसका पार्ट है सीए एनआरसी? नहीं है, तो सीधी सी बात है हम लोग वहां समर्थन नहीं करते हैं। तो दोनों पार्टी माधव जी, आपने बड़ी साफगोई से उन बातों को बड़ी बेहतरीन ढंग से रखा, लेकिन आप चूंकि एक युवा और शास्त्री भी हैं और स्वास्थ्य को लेकर के और देश में महंगाई को लेकर के भी आप बहुत सारी बातें कहते रहे हैं। देश में जो वर्तमान परिस्थिति है महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, आप देख रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, इसको लेकर के हंगामा हो रहा है, महंगाई चरम पर है। इस पर भी आपने कई डिबेट में और मुझसे भी बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था, तो इस पर आपकी क्या है, मतलब क्या सरकार के पास वो क्रोनोलॉजी नहीं है जिससे वो महंगाई कम कर सके, शिक्षा पर बेहतर कर सके और सामाजिक सौहार्द बना सके? देखिए, जहां तक आपने महंगाई की बात की, यह कहने में मुझे कहीं गुरेज नहीं है कि महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या आज के डेट में है। लेकिन महंगाई के एक फैक्टर नहीं है बाबा, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। पूरे वैश्विक स्तर पर आप अध्ययन कीजिए, देखिए आज अमेरिका जैसे कंट्री जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ इन्फ्लेशन रेट कितना है? लगभग 9% के आसपास जैसे इन्फ्लेशन वहाँ पहुंच गया। आज इंडिया में अभी भी हम लोग जैसे एवरेज निकालें तो 6% के आसपास है। लेकिन फिर भी मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में भी महंगाई बहुत बढ़ी है और महंगाई बढ़ने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, आप देख रहे हैं कि 3रे महीने में युद्ध गया है, तो उसका भी बहुत सारे असर हैं। जो क्रूड ऑयल के जो रेट बढ़े हैं उसका भी असर पड़ता है। और जो कोविड पेंडेमिक के कारण जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, आपने भी देखा है ना कि पूरे 1.5-2 साल किस तरह लोगों ने बर्बाद हो गया। लेकिन एजुकेशन सेक्टर से लेके देखिए पूरा इकोनॉमी से लेके, लेकिन फिर भी अपनी कंट्री जितनी बड़ी है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद आप जो अन्य देशों पे जो इसका असर पड़ा है उतना असर इंडिया पे आदरणीय जो मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है जिसके मुखिया मोदी जी हैं, उनकी सफल नीतियों के कारण उतना असर नहीं पड़ा है।
आज भी हम लोग स्टेबल इकोनॉमी के हैं, अपनी इकोनॉमी स्थिर है। आज आप श्रीलंका का उदाहरण देख लीजिए, नेपाल का उदाहरण देख लीजिए, क्या स्थिति बनी हुई है, मालदीव का उदाहरण ले लीजिए, क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था अभी भी स्टेबल अर्थव्यवस्था है। महंगाई समस्या है और महंगाई से निजात पाना है निश्चित रूप से। सरकार ऐसी बात नहीं कि सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, सरकार वो तमाम जो है कोशिश कर रही है जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अभी आप 4 दिन पहले ही देखे होंगे, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है, आपने देखा, यानी सीआरआर बढ़ाया है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं उसके असर जो है तो थोड़ा सा वक्त लगता है बड़ी इकोनॉमी में देखने के लिए, तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से महंगाई जो है तो नीचे आएगी। और महंगाई के बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं। मौसम भी ऐसा चाहिए कि जहां आलू का उत्पादन होना चाहिए था इतनी मात्रा में नहीं हो पाया, प्याज नहीं हो पाया, तो बहुत सारे अदर फैक्टर होते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जीएसटी के अंदर में पेट्रोल डीजल को लाना। देखिए, जब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो अन्योन्याश्रय संबंध होता है, तमाम जो पदार्थ हैं सबके जैसे रेट बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो उसका फर्क पड़ता है। तो मैं सरकार से यही आग्रह करता हूं, एज ए अर्थशास्त्री होने के नाते, हो सकता है मेरी पार्टी का कुछ और स्टैंड हो, जब तक आप जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को नहीं लाएंगे तब तक ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाएगा। आप जीएसटी में एक नया स्लैब बना दीजिए। देखिए, आज पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में आपको तो बाबा पता है 60% तो सिर्फ टैक्सेस हैं, अभी भी 60% टैक्सेस हैं। अगर आप मैक्सिमम स्लैब भी लेके आते हैं, 28% लेके आते हैं, 24% लेके आते हैं, तो देखिए पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कितने नीचे हो जाएंगे। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी कि आम सहमति बनाए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाए, जिससे कि महंगाई से जो आम जनता है उनको जैसे निजात मिल सके। माधव जी, आपने समस्या के साथ समाधान भी बताया, लेकिन एक समस्या बहुत बड़ी है जिसका डिमांड आपके साथ साथ बहुत सारे दल कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपकी बातों को नहीं मान रही है। इसमें 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये कि सभी दलों के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री से मिलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कहते हैं कि जातीय जनगणना कराना बहुत जरूरी है, इससे सामाजिक जो ताना बाना है उसको बेहतर विकल्प मिलेगा और योजनाएं भी बन पाएंगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ नीति आयोग बिहार को फिसड्डी राज्य घोषित करता है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहा है, जिसको लेकर के आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं। ये कंट्राडिक्शन कैसे दूर होगा? देखिए, अब जहां तक आपने जो बात की जातिगत जनगणना की आपने बात की ना जी, जबकि जातिगत जनगणना जो है ना, आपको याद होगा कि असेंबली से जो है 2 बार पास जो है सो बिहार में हो चुका है कि जातिगत जनगणना जो है जरूरी है, जातिगत जनगणना देश हित में है। बाबा एक चीज आप बताइए, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो? मैं सवर्ण जाति से आता हूं, मैं भूमिहार समाज से आता हूं। आज मुझे भी नहीं पता है कि मेरे भूमिहार समाज की जैसे जनसंख्या कितने हैं बिहार में। तो क्या अगर जनसंख्या अगर पता चलेगा तो सरकार को नीतियां बनाने में जो है एक बहुत मददगार होगा, चाहे समाज ओबीसी हो या एसटी हो या एससी हो या सवर्ण समाज हो या कोई भी समाज हो। तो जातिगत जनगणना के बहुत फायदे हैं। अब हम लोगों ने केंद्र से आग्रह किया कि जातिगत जनगणना करवाइए। आपको याद होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि हम इस पे गौर करेंगे, लेकिन फाइनली केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया कि जातिगत जनगणना वो लोग नहीं करवाएंगे। ठीक है, यानी जाति जनगणना तो होना ही होना है, लेकिन जाति सूचक जो उसमें है, जो कॉलम में होना चाहिए, वो नहीं होगा। फिर बिहार सरकार ने क्या डिसीजन लिया? बिहार सरकार ने कहा कि अपने खर्चे पे हम लोग जातिगत जनगणना करवाएंगे और कई ऐसे स्टेट हैं जो अपने खर्चे पे कराती आई है। अब हम लोग आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां बिहार में है सबकी लगभग सहमति है इस पे। मैं नहीं कहता हूँ, आरजेडी की भी सहमति है और बीजेपी की भी सहमति है। जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो बीजेपी के लोग के स्वर बदल गए कि भाई कि नहीं, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। और यही बीजेपी के लोग शिष्टमंडल में जाते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाते हैं और कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब असेंबली से पास होता है तो यही बीजेपी के लोग हाथ खड़ा करके कहते हैं कि नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो जो बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है बिहार यूनिट का, वो कहीं न कहीं जो है सो एक संदेहास्पद है इस मैटर पे। लेकिन फिर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि निश्चित रूप से जातिगत जनगणना होगी और एक आम सहमति बना के सबके सहमति से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तो माधव जी आप मानते हैं ना कि यहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में दूरी बढ़ गई है। दूसरा सवाल जो मेरा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का, उस पर आपका स्टैंड लगातार साफ आ रहा है कि आपको बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं। आखिर किससे मांग रहे हैं? आप तो केंद्र की सरकार में भी हैं साथ में। देखिए, ये बात कहने में मुझे कहीं भी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि केंद्र की सरकार दोहरी नीति अपना रही है। देखिए, बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है बाबा, आप जानते हैं, जब बिहार का बाइफर्केशन हुआ, जब बिहार से जैसे बिहार जब बटा और झारखंड बन गया,
तो जितने मिनरल्स माइंस थे सब झारखंड में चले गए। तो बिहार के पास क्या बचा? एग्रीकल्चरल लैंड बचा। एग्रीकल्चरल लैंड में भी आप मिथिलांचल का एरिया ले लीजिए तो बाढ़ प्रभावित इलाका है, आप भी जानते हैं। तो हर बार बाढ़ की विभीषिका का हम लोग को झेलना पड़ता है। देखिए, वो तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की सफल नीति है कि केंद्र से जो सफल मिलना चाहिए सपोर्ट, यानी विशेष राज्य के दर्जे के रूप में नहीं मिलने के बावजूद भी हम लोग अच्छा ग्रोथ बिहार में हुआ है। अब केंद्र सरकार की नीति, केंद्र सरकार का रिपोर्ट ही आपने सही कहा, केंद्र सरकार का ही तो रिपोर्ट है नीति आयोग का, जो कहती है कि हर पैमाने पे बिहार फिसड्डी है। तो आखिर बिहार क्यों फिसड्डी? अगर केंद्र सरकार की रिपोर्ट, नीति आयोग के मुखिया कौन होते हैं? नीति आयोग के मुखिया तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, आपको ही पता है। जब उन्हीं का रिपोर्ट कहता है कि बिहार फिसड्डी है, तो आखिर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हम लोगों ने यही कहा कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो और भी गति से जैसे डेवलपमेंट होगा। आत्मनिर्भर बिहार की जो परिकल्पना की है, कैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा? आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, और आत्मनिर्भर बिहार तभी बनेगा जब विपक्ष कहता है माधव जी की आप लोगों का ये पॉलिटिकल स्टंट है, आप लोगों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता का जो सुख है वो भोगने के लिए आप लोगों को विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। ऐसे बिहार की तो स्थिति देख ही रहे हैं आप। देखिए, अब देखिए, जो गठबंधन होता है ना, गठबंधन बनना और बिगड़ना किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं होता है। बाबा आप भी जानते हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बड़ी बारीकी से राजनीति का विश्लेषण करते हैं। क्या आपको लगता है विशेष राज्य के दर्जे के कारण सरकार गिर जानी चाहिए या गठबंधन टूट जाना चाहिए? मैंने क्या कहा है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां हम लोगों के ओपिनियन डिफरेंट है, हम लोग की सोच डिफरेंट है, बीजेपी की डिफरेंट सोच है। लेकिन सरकार जब बनती है तो एक व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनती है। एक दो मुद्दे के कारण गठबंधन टूटता बिगड़ता नहीं। हम लोग की जरूर मांग है और इस मांग को मैं आपके चैनल के माध्यम से दोहरा रहा हूँ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक एज ए अर्थशास्त्री होने के नाते और जेडीयू के नेता होने के नाते भी मैं कहता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, और केंद्र सरकार को जिस तरह बिहार के लोगों ने असीम प्यार दिया, आदरणीय मोदी जी को जो प्यार दिया है, अब 40 में से 39 लोकसभा सीट बिहार की जनता ने केंद्र सरकार को और मोदी जी को देने का काम किया। उसके बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिले। बहाना जो जिस तरह दिया जाता है कि भाई संविधान में प्रोविजन नहीं है, अरे संविधान में तो कई बार संशोधन हुआ है। आपने संशोधन किया है कि नहीं किया है? अगर संशोधन की भी जरूरत है तो प्रचंड बहुमत की सरकार है, आप प्रचंड बहुमत है तो आप संशोधन कर दीजिए। लेकिन बिहार जो पिछड़ा है, उस पिछड़ा को जो है तो दूर करना है, पिछड़ेपन को दूर करना है, तो आपको विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। और मुझे लगता है जो हम लोगों की मांग है, अंततोगत्वा केंद्र सरकार को सुननी ही पड़ेगी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है देना ही पड़ेगा। नहीं तो बिहार की जनता 2024 में निश्चित रूप से कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। माधव जी, आपने इस पूरे चर्चा के बीच में आपने हर बातों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। एक सवाल जो ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग लगातार बात करते रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर के, उनके मंत्रिमंडल को लेकर के बहुत सारी बातें हम लोग करते रहे हैं। अंतिम सवाल मेरा होगा, और ये सवाल हम चाहेंगे कि आप पूरी साफगोई से बताएं। नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है, जो इतिहास बताता है कि नीतीश कुमार जी कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसका एक रिएक्शन होता है और वो यूं ही फैसला नहीं लेते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि काफी भारी मात्रा में मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है और उसे जोड़कर देखा जा रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में बिहार में बहुत कुछ बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, जो एक बड़ा आपने देखा होगा कि अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, उसको लेकर के भी चर्चा चल रही है और कई लोगों को दिल्ली बुलाया गया है, उसको लेकर के भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जी ने अब फिर से अपना एक्शन शुरू कर दिया है। 2013-14 में जो नीतीश कुमार किए थे, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो भी विभाग हैं, उन विभागों पर निगरानी रखने के लिए अपने जो पसंदीदा अधिकारी हैं उन्हें भेजना चाह रहे हैं और भेज भी रहे हैं। इसको आप कैसे जोड़ करके देखते हैं? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी एक गंभीर राजनेता है, ये कहने में आप भी जानते हैं इस चीज को, और जब वो कोई एक्शन लेते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कहीं ना कहीं। जहां तक अब देखिए, मुख्यमंत्री पूरे कैबिनेट का जो है मुखिया होता है, तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार भी है, और वो विशेषाधिकार के मंत्रिमंडल में किसको रखना किसको नहीं रखना, हाँ निश्चित रूप से एनडीए की सरकार है, मिलीजुली सरकार है, सबकी सहमति से होती है, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। और जहां तक निगरानी की बात है, भाई सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, करप्शन, क्राइम पे, कम्युनिज्म पे रखते हैं, तो स्वाभाविक है अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अगर आवश्यकता महसूस हुई होगी कि भाई की फलाने
मंत्रालय में किसी का ट्रांसफर करना है तो निश्चित रूप से ट्रांसफर हुआ होगा। निगरानी रखना तो स्वाभाविक है कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सूबे की मुखिया हैं, बिहार की जनता की अपेक्षाएं हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, तो स्वाभाविक है वो किए होंगे। उसको कहीं भी आप मनमुटाव के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अच्छा करते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी उनको प्रमोट भी करते हैं, और जिनमें कमियां होती है तो स्वाभाविक है उनको दंडित भी किया जाता है। माधव जी बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को आपने रखा। अंतिम बात आपसे सिर्फ जानना चाहते हैं, जून जुलाई में बिहार में राजनीतिक कोई बड़ा परिवर्तन या बीपीएल तो नहीं होने जा रहा है? देखिए, जहां तक जून जुलाई बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जून जुलाई में बहुत सारे चीज डेवलपमेंट होने हैं। आपको ही पता है एमएलसी का भी चुनाव होना है, राज्यसभा भी हुआ है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है, राष्ट्रपति का भी चुनाव है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन मैं एक बात आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि सरकार जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चल रही है, ये सरकार अपना पूरा कार्यकाल करेगी। राष्ट्रपति का चुनाव होना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, एमएलसी का चुनाव है, वो सब अपनी संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। उसमें आपको बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। स्वाभाविक है, राजनीति है, राजनीति में बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन उससे सरकार के सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2025 तक ये सरकार चलेगी। दिल्ली के हलचल का बिहार पर असर नहीं पड़ेगा, आप सीधा तौर पर यह कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से बिहार के राजनीति में इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो अपना काम करती रहेगी, और बिहार वासियों के लिए लगातार हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, वो चलती रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।